स्वागत है आप सभी का एजुकेशन ऑफ आयुर्वेदा में। वीडियो के इस सेक्शन में बात करेंगे डी फार्मा फाइनल ईयर के थर्ड मॉडल पेपर के बारे में। और थर्ड मॉडल पेपर जो सब्जेक्ट है आपका रोग परिचय एवं चिकित्सा, तो रोग परिचय और चिकित्सा का जो सब्जेक्ट है ये डी फार्मा फाइनल ईयर का थर्ड सब्जेक्ट है। और वीडियो के इस सेक्शन में मैं थर्ड पेपर का मॉडल पेपर लेकर के आया हूं और इसमें मैं एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझाने वाला हूं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देख लेते हैं कि इस सब्जेक्ट में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इसके पहले मैंने आपको दो पेपर का मॉडल पेपर दे दिया है, जिसमें फर्स्ट पेपर आपका जो था रस शास्त्र एवं भेषज कल्पना था, दूसरा सब्जेक्ट आपका रुग्ण परिचर्या और व्यवहार आयुर्वेद था, और अभी जो थर्ड सब्जेक्ट है वो है आपका रोग परिचय एवं चिकित्सा। तो इसमें भी मैं आपको 5 प्रश्न बताने वाला हूं और प्रत्येक जो भी प्रश्न है उनका आंसर किस तरह से आपको एग्जाम में लिखना है वो भी मैं बताने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, निदान का क्या अर्थ है, निदान पंचक की चिकित्सा में क्या उपयोगिता है। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं निदान क्या है। तो निदान का मतलब अगर किसी व्याधि को, किसी रोग को जान करके उसके अनुसार अगर इलाज या चिकित्सा शुरू कर दी जा रही है और चिकित्सा के उपरांत उस बीमारी का उपचार कर दिया जा रहा है और पेशेंट पूरी तरह से सही हो जा रहा है, या रोग के अनुसार इलाज करने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, निदान कहते हैं। तो इस तरह से आप इसमें लिख सकते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन और आ जाता है यहाँ पे, निदान पंचक चिकित्सा में, निदान पंचक की चिकित्सा में क्या उपयोगिता है। तो सबसे पहले तो निदान पंचक पे बात करते हैं। तो निदान पंचक, जैसा कि निदान को मैंने बता दिया, उसी तरह से निदान की 5 विधियां हैं जिसको निदान पंचक कहते हैं। तो निदान पंचक जो है छोटा टॉपिक नहीं है, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो निदान पंचक के लिए मैं आपके लिए एक लेक्चर वीडियो दे दूंगा ताकि आपको अच्छी तरह से निदान पंचक समझ में आ जाए। फिलहाल के लिए आप इतना ही समझिए कि निदान पंचक जो है, निदान की 5 विधियां हैं जिसमें बीमारी के अनुसार और रोगी की दशा के अनुसार चिकित्सा की जाती है, जिससे रोगी को लाभ मिलता है और जल्दी वह सही हो जाता है। तो उस विधियों के जो भी उपाय है या जो भी चिकित्सा है वो निदान पंचक में सम्मिलित है। तो इस तरह से आप उसमें लिख सकते हैं। तो निदान पंचक की उपयोगिता क्या है। तो निदान पंचक की उपयोगिता इसलिए ज्यादा हो जाती है क्योंकि निदान जो पंचक है, निदान पंचक जो है वो हर बीमारी के लिए अलग अलग चिकित्सा और उपचार को उसमें दर्शाया गया, इसलिए निदान पंचक की चिकित्सा जो है उपयोगिता वो ज्यादा हो जाती है। तो इस प्रश्न में आप इस तरह से अपनी भाषा का प्रयोग करके आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। तो दूसरा प्रश्न है चिकित्सा की परिभाषा, चिकित्सा के पूर्व चिकित्सक का कर्तव्य का विस्तृत वर्णन करना है। तो सबसे पहले तो चिकित्सा की परिभाषा। तो चिकित्सा की परिभाषा अगर आपको लिखना है तो बहुत ही आसान है, अपने मन से भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे बता देता हूँ चिकित्सा की परिभाषा है क्या। रोग के अनुसार जो उपचार किया जाता है उसे ही हम चिकित्सा कहते हैं, या ये कह सकते हैं कि रोगी को रोगों से निजात दिलाना या रोग को खत्म करने के लिए जो उपचार चिकित्सक द्वारा सुझाया जाता है उसे ही चिकित्सा कहते हैं। तो इस तरह सामान्य भाषा का प्रयोग करके आप चिकित्सा की परिभाषा लिख सकते हैं। उसी तरह से दूसरा, इसी क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है उसमें कह रहे हैं चिकित्सा के पूर्व चिकित्सक का कर्तव्य। तो चिकित्सा के पूर्व मतलब कि इलाज करने से पहले चिकित्सक के कौन कौन से कर्तव्य होते हैं। तो सबसे पहले तो अगर इलाज करना है तो उसके पहले जो चिकित्सक है उनके क्या क्या कर्तव्य हैं वो समझना जरूरी है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो भी पेशेंट हैं वो अगर हॉस्पिटल में जाते हैं तो क्या चीजें उनके दिमाग में होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये कि अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम अपने बीमारी को किस तरह से डॉक्टर के सामने पेश करेंगे, या किस तरह से उसको हम डॉक्टर को समझाने का प्रयास करेंगे ताकि डॉक्टर हमारे बीमारी को समझ जाए और उसके हिसाब से चिकित्सा स्टार्ट करें। और दूसरी चीज ये भी रहनी चाहिए कि अगर डॉक्टर ने अच्छी तरह से हमारी बीमारी को नहीं समझा तो कहीं चिकित्सा प्रणाली या चिकित्सा गलत तरीके से हो गई तो फिर क्या होगा। तो इसलिए ये दो चीजें तो मरीज को अपने दिमाग में रखनी है। और दूसरी चीज सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट जो चीज है जो क्वेश्चन में मेंशन किया हो कि चिकित्सा से पूर्व चिकित्सक के लिए जो ध्यान देने वाली जो बातें हैं, जो कर्तव्य हैं, वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो पेशेंट क्या करेगा वो तो पेशेंट के लिए है, लेकिन चिकित्सक को क्या करना है। सबसे पहले कि अगर आपको बीमारी सही तरीके से पेशेंट द्वारा बताई गई और समझ में नहीं आ रही है तो सबसे पहला आपका कर्तव्य है कि जो जांचें हैं वो पेशेंट को बताइए
कि किस तरह की जांचें आपको करानी है जिससे आप सेटिस्फाई हो जाएं, अच्छी तरह से सहमत हो जाएं कि कौन सी बीमारी है और किस तरह से बीमारी का जो स्टेज है, किस अवस्था में बीमारी है, जो पेशेंट को कितना नुकसान पहुंचा चुकी है या कितना नुकसान पहुंचा रही है, वो आपको पता चल जाए और ये सारी चीजें जान करके आप रोग के अनुसार रोगी का उपचार कर सके। ये तो पहली बात आपको दिमाग में रखना है। और दूसरी चीज, कभी भी चिकित्सक को अपने लाभ के बारे में नहीं सोचना है और लाभ को नहीं सोच करके पेशेंट का ट्रीटमेंट अपने सगे संबंधी, अपने परिवार के सदस्य की तरह इलाज करना है। अगर इस तरह से चिकित्सक अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है या ये चीज सोच करके पेशेंट का इलाज करता है तो कभी भी चिकित्सा करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह की बातों को आप पॉइंट वाइज करके इस क्वेश्चन के आंसर में आप लिख सकते हैं। तो बहुत ही आसान प्रश्न है और इसका आंसर आप इस तरह से लिख दोगे तो आपको कंप्लीटली जो भी 20 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें आपको 20 नंबर मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं जो तीसरा प्रश्न है वो क्या है। तो तीसरा प्रश्न है, अनुपान की परिभाषा तथा रोगानुसार अनुपान विधियों को समझाइए। तो सबसे पहले जानना होगा अनुपान क्या है। तो अगर आप मेरी अलग अलग लेक्चर वीडियो देखे होंगे तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक निकल करके सामने आएंगे जो कि हर सब्जेक्ट, कोई भी जो जीएनएम के जो कोर्सेज हैं या जीएनएम के जो सब्जेक्ट हैं उसके टॉपिक और फार्मासिस्ट के जो टॉपिक हैं लगभग मैच करते हैं। बीएमएस के टॉपिक, बी फार्मा के टॉपिक, ये सारे जो टॉपिक है मैच करते हैं और कुछ क्वेश्चन जो हैं आपको मिल जाएंगे वीडियो के जो भी लेक्चर वाले वीडियो हैं उसमें कुछ टॉपिक निकल के आएंगे। तो अनुपान भी एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे वीडियो में मैंने अनुपान को समझाने का प्रयास किया है। तो इसमें मैं शॉर्ट तरीके से आपको बता देता हूं अनुपान है क्या। तो अनुपान का मतलब कि किसी भी औषध द्रव्य के साथ जो सहायक द्रव्य लिया जाता है उसे ही हम अनुपान कहते हैं। जैसे शहद हो गया, मिश्री हो गया, तक्र मतलब कि छाछ हो गया, दही हो गया, दूध हो गया या गर्म पानी हो गया, ये सारी चीजें जो है अनुपान है। तो अनुपान की परिभाषा ये होगी कि सहायक द्रव्य, किसी भी औषधियों के साथ जो सहायक द्रव्य लिया जाता है उसे हम अनुपान कहते हैं। रोगानुसार अनुपान विधियों का अनुपान विधियों को समझाने के लिए कह रहा है। तो रोगानुसार मतलब अलग अलग बीमारियों में अलग अलग तरह के अनुपान प्रयोग में लिए जाते हैं। जैसे कि अगर डायबिटिक पेशेंट है तो ऐसा नहीं कि डायबिटिक पेशेंट है उसको किसी मीठे चीज के साथ दवा को प्रयोग करने के लिए बताया जाएगा, तो यह रोग के अनुसार अनुपान की विधि हो गई। तो ऐसे ही अलग अलग रोगानुसार अलग अलग रोगों में अलग अलग अनुपान को दर्शाया गया है। तो इस प्रश्न में आप अनुपान और अनुपान जो रोग के अनुसार जो अनुपान विधियां हैं उसको एक एक करके आप दर्शाएंगे और इसमें आपको आंसर इस हिसाब से लिखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं जो चौथा प्रश्न है वो क्या है। अभी जो चौथा प्रश्न है वो थोड़ा सा समझने लायक प्रश्न है, क्योंकि इसके पहले जो थर्ड क्वेश्चन जो मैंने बताया था अनुपान वाला उसमें ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं थी, लेकिन यह जो प्रश्न है पढ़ने में थोड़ा आसान है, लेकिन इसका आंसर अगर आपको देना है तो जब तक इसके टॉपिक को क्लियर नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन को सही तरीके से नहीं समझेंगे तो इसका आंसर आप नहीं दे सकते हैं। जैसे दिया औषध सेवन काल क्या है तथा औषध सेवन काल के अंतर्गत बताए गए सभी औषध सेवन काल का वर्णन करना है। तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा औषध सेवन काल है क्या। तो जैसे कि क्वेश्चन पढ़ करके आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि औषध सेवन काल मतलब कि दवाई खाने का समय। तो ऐसा नहीं है कि एलोपैथिक दवा है कि आप जब चाहें तब खा लेंगे, लेकिन एलोपैथिक दवा में भी बहुत सारी ऐसी दवाइयां जो चिकित्सक बताते हैं कि आपको इसको खाली पेट खाना है, इसको खाने के बाद खाना है, इसको रात में सोते समय खाना है, तो इस तरह से बताई जाती हैं। तो यही जो समय है वही औसत काल को दर्शा रहा है। लेकिन आयुर्वेद में बहुत सारी डिफिकल्टी होती है दवाइयों के बारे में और हर दवा का औसत सेवन काल अलग अलग होता है। कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो सुबह में खाली पेट लेनी होती है, कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो खाना खाने के तुरंत बाद लेनी होती है, कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो खाने के साथ लेनी होती है, कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो खाने के आधे घंटे या 1 घंटे बाद लेनी होती है। तो ये सारी चीजें जो है वो औसत सेवन काल में आपको लिखनी है, या आप डायरेक्टली औसत सेवन काल को लिख सकते हैं कि औषधियों को दिए जाने वाला जो समय है, औषधियां जिस समय में दी जाती हैं, जिस समय दी जाती हैं उसे ही औसत सेवन काल कहते हैं। तथा औसत सेवन काल के अंतर्गत बताए गए सभी औसत सेवन काल का वर्णन करते हैं। कितने तरह के औसत सेवन काल हैं, तो जैसा कि मैंने अभी ही बताया आपको कि औसत सेवन काल की औषधियों को दिए जाने वाला जो समय है, कभी खाली पेट औषधियां दी जा रही हैं, कभी खाने के साथ दी जा रही हैं,
कभी कुछ खा करके दी जा रही हैं, कुछ दोपहर में कुछ औषधियाँ दी जा रही, कुछ रात में सोने से पहले दवाइयाँ दी जा रही। तो ये सारी जो औषधियाँ हैं वो औषध सेवन काल के अंतर्गत में, खाने की जो प्रक्रिया है औषध सेवन काल के अंतर्गत में आप इसको लिख सकते हैं। तो ये बहुत ही अगर देखें तो बहुत ही सरल भाषा में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया और अच्छी तरह समझ करके आप इसका आंसर भी लिख सकते हैं। अभी लास्ट प्रश्न मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि क्वेश्चन पेपर में आपको 7 प्रश्न मिलते हैं लेकिन 5 के आंसर देने होते हैं। मैंने मॉडल पेपर कुछ इस तरह से तैयार किया है कि लगभग आपका जो सिलेबस है टच हो जाए, ताकि आपने क्लासेस अटेंड नहीं किए हैं तब भी आप एग्जाम में बैठ करके कुछ हद तक अच्छे मार्क आप गेन कर सको। तो इसलिए मैंने 5 प्रश्न इस तरह से बताने का प्रयास किया है ताकि सारी चीज़ें आपको समझ में भी आ जाए और आपके सब्जेक्ट और सिलेबस में जो कन्फ्यूज़न है लेकर के कि किस तरह से हमें अपना सिलेबस एक बार में नहीं समझ में आएगा, बहुत ज़्यादा पढ़ना होगा, तो इस तरह की दिक्कत ना हो दिमाग में और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो इसलिए मैं 5 प्रश्न इस तरह से आपको बना करके दे रहा हूँ ताकि आपके सिलेबस भी रट जाए और सब्जेक्ट भी अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ताकि दिक्कत ना हो आपको एग्जाम में। और ये अगर देखें तो सब्जेक्ट आपका पढ़ करके समझ में आ जाए किस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो रोग परिचय एवं चिकित्सा, तो रोग का परिचय और चिकित्सा रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कब फंसेगा, जब आयुर्वेद के प्रश्न आएंगे और वो भी संस्कृत में आएंगे तब दिक्कत होगी। तो मैं उसके लिए भी समाधान आपको दे दूंगा। कुछ जो हार्ड जो टॉपिक है उस पर मैं आपको लेक्चर वीडियो देने वाला हूं, तो आप चैनल पे बने रहिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जो 5वां प्रश्न है इसमें मैंने दो टॉपिक मेंशन कर दिया है। जैसे 2 टॉपिक इसलिए ताकि आपको और ज्यादा क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो इसमें मैंने मेंशन किया घरेलू उपचार एवं पथ्यापथ प्रकार को समझाइए। तो घरेलू उपचार, इसमें अगर आप नहीं भी पढ़े हो तो आप घरेलू उपचार के बारे में लिख सकते हो। और आप ये मत सोचिएगा कि लास्ट प्रश्न है तो मैंने कुछ भी उठा करके यूं ही डाल दिया। आप सिलेबस अपना सेकेंड ईयर का आप पढ़ लीजिएगा, फाइनल ईयर के आपको ये टॉपिक भी आपको सिलेबस में मिल जाएगा। तो घरेलू उपचार का जो टॉपिक है वो बहुत छोटा नहीं है, घरेलू उपचार बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत सारी जो टिपिकल जो बातें होती हैं इसमें हैं। तो घरेलू उपचार को सबसे पहले तो इसमें आपको डिफाइन करना है इस क्वेश्चन के आंसर में घरेलू उपचार है क्या। तो घर में किए जाने वाला जो उपचार है उसे ही हम घरेलू उपचार कहते हैं, जिसमें घर में रखी हुई आवश्यक औषधियां जिनको रोग के अनुसार उसकी क्रिया विधि को जान करके उन औषधियों को हम प्रयोग में लेते हैं, तो वो घरेलू उपचार कहलाता है। तो कुछ उदाहरण भी आप दे सकते हैं, जैसे अगर दर्द वगैरह होता है तो हल्दी का प्रयोग बताया गया। हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट क्वालिटी होती है जो कि पेन रिलीफ का काम करती है। तो इस तरह से आप कुछ उदाहरण दे करके घरेलू उपचार को अच्छी तरह से समझा करके स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हैं। अब है पथ्य प्रकार। तो पथ्य और पथ्य अगर देखेंगे तो पथ्य और अपथ्य, पथ्य और अपथ्य इसमें मेंशन है, जो मिलकर के पथ्यापथ्य हो गया है। तो पथ्य का मतलब और अपथ्य का मतलब आपको जानना होगा तो ये टॉपिक समझ में आ जाएगा, आसानी से आप इसको लिख सकते हैं। तो पथ्य का मतलब ऐसा भोजन जो रोगी को दिया जाना है और अपथ्य का मतलब ऐसा भोजन जो रोगी को नहीं दिया जाना है, तो वही पथ्य और पथ्य आहार होता है। तो पथ्य और पथ्य प्रकार आपको समझा देना है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो जो आपका 3rd पेपर था और लास्ट पेपर है रोग परिचय और चिकित्सा, जिसमें 5 प्रश्न मैंने आपको अच्छी तरह समझाने का प्रयास किया है। कुछ बातें अगर रह गई हैं, जो चीजें नहीं समझ में आती हैं, तो मैं बार बार कहता हूं कमेंट कीजिए। और कमेंट नहीं करेंगे तो आपकी दिक्कत मुझे पता नहीं चलेगी। आपके सारे कमेंट मैं पढ़ता हूं और हर कमेंट के आंसर देने की कोशिश करता हूं। तो आप कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने क्लासमेट और अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। में अगर दिक्कत होती है, सब्जेक्ट सिलेबस से रिलेटेड कोई दिक्कत है, तो उनको लाभ मिले, उनकी समस्या का समाधान हो जाए। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए।